ये पढ़ रहे थे हम लोग तर्क कि उन्होंने जो पेंजिया पैंथालासा ये सब बोला तो उसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिए थे। तो ये पहला रीज़न उन्होंने ये दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ। अब देखो ध्यान से, देखो जब ये पेंजिया वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है तो पेंजिया वाले कॉन्सेप्ट के बाद जो इम्पॉर्टेंट उनका तर्क था वो ये था कि भाई उन्होंने बताया कि जो ये पर्वत हैं बेसिकली ये कैसे बन रहे हैं, पर्वतों का निर्माण जो है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या तर्क दिए, इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि देखो ध्यान से, हमें पता था कि पेंजिया कैसे अलग हुआ। ठीक है, पेंजिया का ही एक एग्जांपल लेते हैं और उससे ये चीज़ समझ में आएगी हमको। देखना जैसे क्या हुआ, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं अपना गोंडवाना लैंड का। तो गोंडवाना लैंड जो था वो बीच से ब्रेक हो गया। ये क्या है, ये गोंडवाना लैंड है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने वैगनर ने समझा रहे हैं कि पर्वत कैसे निर्माण हो रहा है। और बेसिकली पर्वत कौन से फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है ना, वलित पर्वतों का निर्माण समझा रहे हैं। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का जो निर्माण था वो किस तरीके से हुआ। अब हमको पता है कि यार ये जो ऐसा गोंडवाना लैंड जो था वो वर्टिकली डिवाइड होगा, वर्टिकली डिवाइड होके जो था वो ऐसा दो पार्ट में टूट गया और बीच में ये क्या हो गया, ये जो वाटर बॉडी थी, ये वाटर बॉडी थी, यही क्या कहलाई, ये अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है साउथ अमेरिका, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है अफ्रीका। ठीक है, अब देखो ध्यान से, उन्होंने बताया कि ये जब टूटा बीच से और इसके दो पार्ट हुए तो अभी कोई चीज़ ब्रेक हुई। तो थोड़ा सा पहले जाते हैं, इसको यहाँ पर सेव रखते हैं, थोड़ा सा पहले जाते हैं। कार्बोनीफेरस एरा में क्या था कि वैगनर ने, ये सारी उनकी मन की परिकल्पना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वैगनर ने ये बताया था कि कार्बोनीफेरस जो युग था उसमें पृथ्वी जो थी वो अपने अक्ष पे रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, हमको पता है। ठीक है, तो अपने अक्ष पे वो बहुत तेजी से रोटेट कर रही थी। जो अर्थ थी उस टाइम बहुत तेजी से रोटेट कर रही थी। भाई देखो, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो ये कैसी थी, फायरबॉल थी, एकदम आग का गोला थी और रोटेट हो रही थी बहुत तेजी से। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन हुआ तो इसकी स्पीड में भी कम, स्पीड जो वेलोसिटी थी वो भी धीरे धीरे कम होती रही। तो कार्बोनीफेरस एरा में आज के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा स्पीड से ये रोटेट हो रही थी अर्थ। तो उस रोटेशन से क्या होता है, थोड़ा सा फिजिक्स में जाएंगे अब हम लोग। कभी भी कोई बॉडी सर्कुलरली मूव करती है, जैसे कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर मूव कर रही है तो ये उसका सेंटर पॉइंट ले लिया, तो इस बॉडी पे दो फोर्स काम करते हैं, इस बॉडी पे दो बल लगते हैं। एक बल होता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल और एक होता है जिसको बोलते हैं अपकेंद्र बल। ठीक है, जो अभिकेंद्र बल होता है इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स और अपकेंद्र बल को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। तो देखिए, एक होता है अभिकेंद्र बल, एक होता है अपकेंद्र बल। जो अभिकेंद्र बल होता है, कोई भी आप ऐसा, जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे तो एक ऐसा पत्थर में एक धागा बांध दीजिए, उसको एक हाथ में पकड़िए और ऐसे ऐसे मूव कराइए तो पत्थर चारों तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब क्या है कि हम जो सिरा धागे का हमने पकड़ रखा है उस पर हम एक फोर्स फील करते हैं, हम उसको अंदर की तरफ घसीटते हैं। अगर उसको हम छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे तो ये पत्थर क्या है, मूव कर जाएगा, ये सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगा। अब ये पत्थर जो है वो ऐसा मूव कर जाएगा, अगर ये पत्थर यहाँ है तो ऐसे मूव कर जाएगा, ये पत्थर यहाँ है तो ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि इस डोरी को यहां से पकड़े रहना पड़ता है कस के। तो जो बल केंद्र की तरफ लग रहा होता है, ध्यान सुनिएगा, जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन इधर की तरफ लग रहा होता है उसको हम लोग अभिकेंद्र बल बोलते हैं। ठीक इसके विपरीत केंद्र से बाहर की ओर, मैं बड़ा सा एरो बना देता हूं, ठीक इसके विपरीत केंद्र से बाहर की ओर जो बल लग रहा होता है उसे सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल का एग्जांपल कैसे है, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे कभी आप लोग कार या बस में सफर कर रहे होंगे तो जैसे ही कार मुड़ती है, मान लो कार अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़ रही है तो एक हम पे एक स्यूडो फोर्स जिसको छदम बल कहते हैं, कोई हमको लगा नहीं रहा, हमको बस ये फील हो रहा था कि हम अपोजिट साइड में ऐसे गिरे जा रहे हैं। तो इस टाइप के बल को जो हमें अपोजिट साइड फेंक रहा है, जो हमें केंद्र से दूर फेंक रहा है। अब देखिए, कार अगर लेफ्ट में मुड़ रही है तो एक सर्कुलर मोशन ले रही है, सर्कुलर मोशन ले रही है तो एक फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड सेंटर की तरफ, उसको क्या बोल रहे होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक फोर्स लग रहा है जो हमें बाहर की तरफ फेंक रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, उसको बोल रहे हैं अपकेंद्र, केंद्र से अप
यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। तो जब अर्थ घूम रही है तो अर्थ में भी सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब अर्थ अगर घूम रही है, अगर जो हमारी पृथ्वी है ये घूम रही है, तो इसके ऊपर जो भी पदार्थ रखे हुए हैं, जो भी व्यक्ति खड़े हैं, है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो सारा मान लीजिए ऐसे रोटेट हो रहा है, तो सारी चीजें मूव कर रही हैं। तो अब इन सब पे एक बल तो काम कर रहा है केंद्र की तरफ और दूसरा बल काम कर रहा है केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो केंद्र से बाहर की तरफ जो बल काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो केंद्र की तरफ बाहर की तरफ काम करते हैं, ये पहला रीजन था कि ये जो गोंडवाना लैंड टूट के दो टुकड़ों में डिवाइड होगा, या आगे इसके भी जो टुकड़े होंगे उनमें गति कैसे मिली, वो टूटे कैसे। ये क्या कहते हैं कि बेसिकली ये जो जिसका मतलब था कि पेंजिया और पेंथालासा में जो डिवाइड हुआ है, तो उस डिवाइड के पीछे रीजन क्या था? तो उस डिवाइड के पीछे पहला रीजन वैगनर ने बताया कि अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थ केंद्र से बाहर एक फोर्स लगा रही थी क्योंकि वो रोटेट कर रही थी बहुत तेजी से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। तो अर्थ क्या कर रही थी? जो भी इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, अब ये सारे कॉन्टिनेंट जो हैं, ये सब क्या है? इसके ऊपर ऑब्जेक्ट ही हैं। कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप हैं ये अर्थ के ऑब्जेक्ट हैं। तो अर्थ के ऑब्जेक्ट पे केंद्र से बाहर की तरफ, यानी कि अगर ये जो व्हाइट बोर्ड है इसको आप कॉन्टिनेंट देख लो, तो व्हाइट बोर्ड के पीछे जो दीवार दिख रही है आपको, दीवार से कोई उस तरफ, व्हाइट बोर्ड के उस तरफ से इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो कुछ एक समय बाद क्या होगा, ये बोर्ड जो है जब उसका फोर्स अधिक हो जाएगा तो ये बोर्ड बीच से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो सेम एज इट इज वैगनर ने बताया कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, आउटर की तरफ लग रहा है, और वो क्या कर रहा है? कॉन्टिनेंट्स को धक्का दे रहा है, नीचे से पुश कर रहा है। दूसरा एक रीजन था जिसका नाम था, जो रीजन था उसका नाम था कि जिसको बोलते हैं टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स की इंग्लिश हिंदी है ज्वारीय बल, ठीक है। टाइडल आपने पढ़ा होगा, टाइड्स होते हैं, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं। तो टाइडल फोर्स का मतलब है ये एक तरह का क्या है, ये जो टाइडल फोर्स है ये एक तरीके का ग्रेविटेशनल पुल है। ये क्या है? एक तरीके का ग्रेविटेशनल पुल है। ग्रेविटेशनल पुल कैसा? ये जो चंद्रमा अपनी पृथ्वी पर जो एक पुल लगा रहा है, पृथ्वी देखो, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल मैंने आपको पहले भी लेक्चर में एक बार समझाया था। मैंने कहा था पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो मार्कर हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो इसको बोलते हैं, इस अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब चंद्रमा है और पृथ्वी है, तो जो ये है हमारी पृथ्वी और ये है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी पर एक आकर्षण बल लगा रहा है, पृथ्वी चंद्रमा पर एक आकर्षण बल लगा रही है, और ये है हमारा सूर्य। तो सूर्य पृथ्वी पर एक आकर्षण बल लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य पर एक आकर्षण बल लगा रही है। तो होता क्या है कि जब सूर्य जो है वो पृथ्वी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, तो वैगनर साहब ने बताया कि ये जो पेंजिया था, ये जो स्टार्टिंग में एक ऐसा पेंजिया था, इसके ऊपर ये सारे ये जो ज्वारीय फोर्स हैं, ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, खींचना, तो सूर्य भी इसको खींच रहा है, चंद्रमा भी इसको खींच रहा है, पृथ्वी बेचारी अकेले इसको रोके हुए है ग्रेविटेशन, अपने गुरुत्व से, ग्रेविटी से। तो क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जो फोर्स लग रहा था, जो सूर्य इसके ऊपर लगा रहा है, चंद्रमा इसके ऊपर लगा रहा है, तो एक समय ऐसा आया कि ये वाला फोर्स जो था वो ग्रेविटी से ज्यादा हो गया। ग्रेविटी से ज्यादा होने का मतलब है कि जो अर्थ जिस फोर्स से इसको घसीट रही है, अपने पास रोकने की कोशिश कर रही है, वो कम पड़ गया, और सूर्य और चंद्रमा द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, जो टाइडल, जो ज्वारीय बल लगाया जा रहा है, जो ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, उसने ये जो पेंजिया था, ये जो पेंजिया है, इसको क्या करा? इसको घसीटा। अब इसको कोई ऊपर की तरफ घसीटेगा, नीचे से अब केंद्र बल भी लग रहा है, ऊपर से चंद्रमा और सूर्य इस कॉन्टिनेंट को घसीट रहे हैं। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि अब ब्लैक बोर्ड में मैं आपसे बोलूं, इस व्हाइट बोर्ड के पीछे से कोई इसको धक्का दे रहा है, आगे से मैंने रस्सी बांध के इसको घसीटना स्टार्ट कर दिया, तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, ब्लैक बोर्ड टूटना ही टूटना है। तो ये रीजन दिया वैगनर ने कि पहला जो फोर्स था, जो ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं जिसको, तो पहला फोर्स था मेरा अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा फोर्स था मेरा टाइडल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस जो थे वो पेंजिया पे कंटिन्यूअसली लगते जा रहे थे। तो पेंजिया कब तक इनको सरवाइव कर पाता? तो कभी ना कभी तो उसे ब्रेक होना ही था। और जब पेंजिया ब्रेक हुआ किसमें? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में।
अब अंगारा लैंड में भी फोर्स लग रहा है, गोंडवाना लैंड में भी फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड अल्टीमेटली है तो अर्थ के ऑब्जेक्ट ही। अर्थ रोटेट करती जा रही है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। अब सूर्य चंद्रमा तब भी थे, अब आज भी हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल से अंगारा लैंड को, गोंडवाना लैंड को अब घसीटने लग गए। तो फर्दर तीसरा एक रीजन दिया इन्होंने कि भाई ये दो रीजन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जो तीसरा रीजन था इनका वो ये था कि तीसरा रीजन क्या था यार इनका, तो तीसरा रीजन जो था वो था इनका, इसको नाम दिया गया उत्प्लावन बल, या जिसको बोलते हैं बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स, ठीक है, उत्प्लावन बल या बॉइंट फोर्स। तो वैगनर साहब ने ये बताया। अब देखिए इसके बारे में आपको पता होगा, फिर भी सुन लीजिए, एक मिनट में क्लियर हो जाएगा कि उत्प्लावन बल होता क्या है। देखिए क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऐसा ये जल है, कोई भी बॉल है, हम उसको अंदर पुश करते हैं, अंदर वो बॉल पुश हो जाती है। ऐसा एक बलून को लेके देखिए, बलून ऐसे एग्जांपल आपको समझ आ जाएगा। एक गुब्बारा है और गुब्बारे को एक पानी की बाल्टी में ऐसा आप ऊपर से फोर्स लगा के उसको अंदर धरातल तक पहुंचाने की कोशिश करिए। क्या होता है कि बलून में नीचे से एक फोर्स लग रहा होता है, जैसे ही आप उसमें हाथ हटाएंगे बलून आप देखेंगे फिर से ऊपर आ जाएगा। तो ये ऊपर आता कैसे, हमने तो नहीं घसीटा, और ऐसा कौन सा बल लग रहा है इसमें, तो एक स्यूडो फोर्स यानी छदम बल काम करता है, जो बलून में क्या होता है कि फ्रॉम डाउनवर्ड्स काम करता है, तो नीचे से बल लगता है। अब ये बल लगाता कौन है, ये बल लगाता है यही लिक्विड। लिक्विड का मतलब है ये जो फ्लूइड है। तो फ्लूइड जो लिक्विड है वो हर ऑब्जेक्ट पे, चाहे आप गुब्बारा नीचे फेंकिए, है ना, पानी की बाल्टी में डालिए, या कोई लोहे का पदार्थ डाल दीजिए, सब में एक छदम फोर्स, एक जो स्यूडो फोर्स है वो लगता है। नीचे से लगने वाले फ्लूइड के द्वारा, द्रव के द्वारा नीचे से लगने वाले बल को बोलते हैं उत्प्लावन बल या बॉइंट फोर्स। अब देखिए क्या होता है, अभी क्या है, गुब्बारा जो था, गुब्बारे का जो वेट था वो क्या था, वो उत्प्लावन बल से कम था। उत्प्लावन बल जो था, उत्प्लावन बल कौन सा, जो लिक्विड द्रव जो था वो उत्प्लावन बल गुब्बारे पे लगा रहा था, वो अधिक था, तो गुब्बारा ऊपर आ गया। अभी लोहे की कोई लोहे का कोई भी मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, पानी में डालिए, वो तुरंत डूबता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब जो लोहे पे ग्रेविटी लग रही है और प्लस लोहे का जो अपना एक वेट है, तो लोहे का वेट जो है वो ज्यादा है द्रव के उत्प्लावन बल से। तो अगर उत्प्लावन बल ज्यादा होता है तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो पानी के ऊपर आ जाएगा, कभी डूबेगा नहीं। अगर उत्प्लावन बल कम होगा तो वो ऑब्जेक्ट पक्का डूब जाएगा। तो उत्प्लावन बल अब कैसा, अब देखिए चारों तरफ क्या है, चारों तरफ क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ पैंथालासा, ये क्या है, पैंथालासा वाटर बॉडी है, और ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो अब कॉन्टिनेंट में नीचे से भी एक उत्प्लावन बल लग रहा है, ठीक है ना। उत्प्लावन बल जो लग रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, इस बॉडी को पुश करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ एक बल लगा रहा है। अब देखो जब पेंजिया टूटा, तो पेंजिया टूटा तो यहां पर वाटर बॉडी बन गई, जिसको नाम दिया गया टेथीस, जिसको नाम दिया गया अटलांटिक सागर। यहां पर एक वाटर बॉडी बन गई थी टेथीस सी, ठीक है। तो ये सारे ओशियंस जो थे, अब वैगनर ने क्या बोला था, वैगनर ने ये बोला था, मैंने पहली लाइन में आपको बताया था कि वैगनर ने बोला था सारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो सियाल के बने हैं, ठीक है, और सारे जो ओशियन है वो सीमा के बने हैं। और मैंने एक लाइन स्पष्ट तौर पे लिखी थी कि जो सियाल है वो सीमा पे तैर रहा है। तो अगर सियाल जो है वो सीमा पे तैर रहा है, इसका मतलब है दूसरे शब्दों में कि जो कॉन्टिनेंट हैं वो ओशियंस पे तैर रहे हैं। तो अब ओशियंस क्या है, द्रव, ओशियंस क्या है, फ्लूइड। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, तो फ्लूइड क्या करता है कि एक उत्प्लावन बल लगाता है अपने ऊपर ऑब्जेक्ट पे, ऊपर की दिशा में। तो अगर सारे जो महाद्वीप हैं वो महासागर के ऊपर तैर रहे हैं, तो ये जो महासागर है, ये जो फ्लूइड है, ये महाद्वीपों पे एक बल लगाएगा नीचे से। अब देखो सेम ये व्हाइट बोर्ड है, एक तो लग रहा है इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पीछे से, एक ये जो व्हाइट बोर्ड है ये पानी के ऊपर तैर रहा है, ऐसा वैगनर साहब ने कहा। तो जब पानी के ऊपर तैर रहा है तो पानी की एक प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो टूवर्ड्स अपर साइड पे क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, वो कौन सा होता है, बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स भी लगा रहा है। दूसरा, जो सूर्य और चंद्रमा है वो इस बोर्ड को घसीट रहे हैं,
ग्रेविटेशनल पुल से, टाइडल फोर्स से। तो तीन तीन जब फोर्सेस काम कर रहे हैं तो भाई कैसे जो पेंजिया है वो स्थिर रह पाएगा? एक ना एक समय बाद तो ये टूटेगा, और जब टूट के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बनेगा तो सेम चीजें इस पे भी अप्लाई हो रही होंगी। क्यों भाई? ये भी तो कॉन्टिनेंट है, ये भी तो तैर रहे हैं ओशियन पे, तो ओशियन इन पे भी लगा रहा है, तो ये भी आगे टूटेंगे। जब गोंडवाना लैंड टूटा तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका बन गया, अंगारा लैंड टूटा तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका बन गया। अब वो आगे टूटा, अब अफ्रीका आगे टूटेगा तो वो इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया बना देगा। यूरोप टूटेगा तो वो कई सारे कंट्रीज बनाएगा। नॉर्थ अमेरिका टूटा तो इधर से कनाडा और ये सब बन गया। तो सारी चीजें क्या हैं? ये जो तीन फोर्स हैं, ये रीजन दिया अल्फ्रेड वैगनर ने। वो तीन फोर्स कौन कौन से? वो तीन फोर्स हैं, सबसे पहला फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा फोर्स है उत्प्लावन बल, और तीसरा फोर्स है टाइडल फोर्स। ठीक है, ये तीनों ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहे थे। ये इनके तर्क को जो है वो वजन प्रदान कर रहे थे। वैगनर अपनी बात इसी तर्कों की हेल्प से सिद्ध कर पाए कि भाई ये जो कॉन्टिनेंट हैं ये टूट क्यों रहे हैं। तो अभी तक हमने स्टार्ट करा था पर्वत कैसे बने, मगर ये जानना जरूरी है कि ये जो थे ये टूटे कैसे। ठीक है, तो अब देखिए जब ये सब टूट गए, ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई है, ये आई होप आपने नोट कर लिया होगा, वैसे ये पता ही होगा आपको। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी ना कई बार ऐसे ज्योग्राफी में यूज हो जाता है, तो ऐसा इंटरलिंकिंग करते रहना चाहिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे, इनसे पूछा गया भाई चलो ठीक है, हम ये सब थ्योरी आपने मान लिया, आपने जो ड्राइविंग फोर्स बता दे तीन टाइप के वो भी मान लिया कि कौन से ऐसे तीन बल हैं, पेंजिया टूटा क्यों, तो वैगनर ने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, वो भी मान लिया गया। ठीक है, अब वैगनर से पूछा गया तो बताइए भाई ये माउंटेन कैसे बने। तो मैंने वहीं से एग्जांपल शुरू करता हूं। ये हमारा गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड वर्टिकली टूटा, वर्टिकली टूट के इसके बीच में जो जगह बची उसमें टेथी सागर से वाटर चला गया, पैंथालासा से वाटर चला गया। पैंथालासा क्या बनेगा? पैसिफिक ओशियन। ये बना क्या? अटलांटिक ओशियन। अब जब अटलांटिक ओशन का ये पानी यहां पर चला गया तो अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला कि पृथ्वी जो थी वो लगातार घूम रही थी। अब पृथ्वी घूमती कैसे? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, तभी सूर्य कहां से निकलता है? पूर्व से पश्चिम। तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व बहुत तेजी से रोटेट कर रही थी। तो ये जब रोटेट कर रही थी तो इसी रोटेशन ने पृथ्वी की जो घूर्णन गति थी, इसी घूर्णन गति ने इन महाद्वीपों को एक गति प्रदान कर दी, एक दिशा प्रदान कर दी। तो ये महाद्वीप था, इसका नाम मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या था? साउथ अमेरिका। ये जो साउथ अमेरिका था ये टुवर्ड्स वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा की ओर गतिमान हो गया, और जो अफ्रीका महाद्वीप था ये पूर्व दिशा की ओर गतिमान हो गया। अब देखो यार, कोई भी चीज ब्रेक हुई तो अब पृथ्वी जब रोटेट कर रही है तो अगर एक ऑब्जेक्ट को वो अपने साथ रोटेट करेगी, जैसे कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे चलती हुई गाड़ी से कभी उतरने की कोशिश ना करिएगा, ठीक है, मगर ऐसा कभी होता है जैसे कभी आप देखें किसी को उतरते हुए, हल्की कोई स्पीड की गाड़ी हो, उससे अगर चलती हुई गाड़ी से उतर रहे हैं तो हम देखेंगे गाड़ी की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है कार की, उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा हमको एक पुल मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाता है। तो हमको ताकत नहीं लगानी पड़ती, हम उसी दिशा में क्या होते हैं, तुरंत थोड़ा गतिमान हो जाते हैं। अगर आप सोचिए चलती हुई गाड़ी से उतर रहे हैं, उतर के एकदम स्थिर हो जाएंगे तो पक्का गिर जाएंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक एक्स्ट्रा फोर्स उसमें काम कर रहा था, हमने उस एक्स्ट्रा फोर्स को जीरो करने की कोशिश करी, तो वो ऐसा हो नहीं पाएगा, बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी और हम गिर सकते हैं। तो हमें थोड़ी देर तक गाड़ी की दिशा में, अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है तो अगर हम उतर रहे हैं तो हमें इस डायरेक्शन में थोड़ा सा चलना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम भले ही रेस्ट में आ जाएं। तो और ये जो एक्स्ट्रा फोर्स हमको मिलता है, ये मिलता है गाड़ी की दिशा, जहां पे गाड़ी चल रही है उसी डायरेक्शन से मिलता है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही तो साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा था गोंडवाना लैंड का, इसको एक पुल मिल गया और ये पश्चिम की तरफ थोड़ा सा मूव कर गया। अब देखिए ये जब पश्चिम की तरफ मूव करा तो क्या हुआ कि अब ये जब टूट रहा था थोड़ा सा पश्चिम की तरफ मूव करा, तो जिस तरफ ये मूव कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत शांत मन से इनको समझिए, जिस तरफ ये टुकड़ा मूव कर रहा है तो ये पश्चिम दिशा की तरफ मूव कर रहा है, तो हम इस सिरे की बात कर रहे हैं, इस सिरे की बात कर रहे हैं। ये वैगनर ने बताया कि जैसे ये कॉन्टिनेंट है और ये मूव कर रहा है, तो जो मूविंग का आगे वाला सिरा है, जो इसका हेड है, वो हल्का सा झुक गया है, हल्का सा वो क्या हो गया है, हल्का सा झुका है। अब ये झुक के मूव कर रहा है, तो जब ये कॉन्टिनेंट झुक रहा है, अब ये किसके ऊपर तैर रहा है, ये जो हिस्सा है ये कैसा है, हल्का सा झुका हुआ। अब ये जो झुका हुआ हिस्सा है ये तैर रहा है किस पे, ओशियन पे। ओशियन का मतलब है क्या, ऊपर है सियाल, नीचे है सीमा, तो ये सीमा पे तैर रहा है। अब वो भी क्या है, एक लेयर है, तो ये दोनों लेयर के बीच में घिसाव हो रहा है। तो जैसे अब जो
साउथ अमेरिका था, ये टूट के आगे बढ़ा और आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा झुका, तो झुक के क्या हुआ, ये झुकेगा और इस पे इसके ये वाला सिरा है और जिस ओशनिक क्रस्ट पे, जिस ओशनिक प्लेट पे ये तैर रहा है वो किससे बनी है, सीमा से। तो उन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, उन दोनों का आपस में टकराव हो रहा है। तो ऐसा करके ऐसा जो टकरा रहे हैं तो इसमें कंप्रेशन फोर्स काम कर रहा है, जिसको बोल रहे हैं संपीड़न बल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। तो अब टेंशन फोर्स क्या होता है, टेंशन फोर्स ऐसे ही काम करता है, ठीक है। सॉरी, इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन क्या, ये कंप्रेशन हो रहा है, टेंशन का मतलब क्या होता है, दूर जाना, ये क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है। तो ये क्या, ये ओशनिक प्लेट है और ये क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये किसकी है, साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका की प्लेट जब इसके ऊपर ये जो संपीड़न लग रहा है, जो दो प्लेटें जब संपीड़ित हो रही हैं, और संपीड़न से हमको पता है तो बीच का जो पृष्ठ होता है वो कैसा हो जाता है, वो उड़ जाता है। ये सब वैगनर बता रहे हैं। तो बीच का जो पृष्ठ होता है वो उड़ जाता है। इसी उठे हुए पृष्ठ को क्या बोलते हैं, फोल्ड, यानी कि वलन। और इसी से क्या बनते हैं, इसी से बनते हैं हमारे वलित पर्वत, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई पर्वत कैसे बने, तो पर्वत बने कैसे कि दो प्लेट्स के बीच में जब दो प्लेट्स एक के ऊपर एक ऐसा हो रही हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि जैसे एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के ऊपर जब घर्षण हो रहा है, तो जैसे कोई ये कॉन्टिनेंट था, ये कॉन्टिनेंट जो है वो ओशनिक प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, इसके ऊपर ऐसा झुक के चल रहा है, तो यहां पर ये घर्षण हो रहा है। घर्षण होने से क्या कर रहा है, ये ओशनिक प्लेट को क्या कर रहा है, घिस रहा है। ओशनिक प्लेट को जब ये घिस रहा है तो इसके सेडिमेंट्स है, इसमें बहुत सारे कण हैं जो यहां पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। ये जब इकट्ठा होते जा रहे हैं तो ये इकट्ठा होते होते, यही सेडिमेंट इकट्ठा होते होते क्या बना दे रहे हैं, ये पर्वत का निर्माण कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि वलित पर्वत जो होते हैं, जो वलन से बनते हैं, वो कैसे बनते हैं कि प्लेट्स का संपीड़न हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस से जो बीच वाला पोर्शन है वो इंक्रीज कर जा रहा है, वो उठ जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इस वजह से फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हो रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट इन्होंने ये भी दिया था। अब देखो, इनसे पूछा गया कि भाई अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, तो इन्होंने बताया कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर ऐसा चल रही है तो उससे घर्षण हो रहा है, और हमको पता है कि जहां पर घर्षण होगा तो वहां पर क्या निकलेगी, एनर्जी, और यही एनर्जी क्या हो जाती है हमारी, अर्थक्वेक। तो पृथ्वी क्या हो जाती है, कंपन होने लगता है, उसमें क्या, शेक, मोशन होने लगता है, ठीक है। तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट पे घिस रही है तो उसमें घर्षण हो रहा है, घर्षण से एनर्जी निकल रही है, तो वो एनर्जी अर्थक्वेक में कन्वर्ट हो जा रही है। जब घर्षण हो रहा है, घर्षण से उस प्लेट को काट रही है, प्लेट को काट रही, तो यहाँ पर सेडिमेंट इकट्ठा होते जा रहे हैं। जब सेडिमेंट इकट्ठा हो के बहुत बड़े हो जा रहे हैं तो वहां पर पर्वत बन जा रहा है, ठीक है। पर्वत होने बनने का दूसरा रीजन उन्होंने ये भी दिया था कि संपीड़न बल हो रहा है, वो संपीड़ित हो रही है दो प्लेट। जब दो प्लेट आपस में टकरा रही हैं और संपीड़न के कारण बीच वाला हिस्सा उठ जा रहा है, इसी को बोल रहे हैं फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया था किसका, पर्वत कैसे बने, और इन्होंने सारे उदाहरण दे डाले। कैसे उदाहरण, देखना ध्यान से। इन्होंने बोला, अब देखो जैसे साउथ अमेरिका का मैप आपने देखा होगा, तो साउथ अमेरिका में जो ये वाला पोर्शन है, ये देखिए आप ध्यान से, यहां साउथ अमेरिका किससे अलग हुआ भाई, अफ्रीका से अलग हुआ था। साउथ अमेरिका अलग किससे हुआ, अफ्रीका से। साउथ अमेरिका इधर मूव कर रहा है और अफ्रीका उधर मूव कर रहा है। तो जब ये इधर मूव कर रहा है तो जो अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा था, ये वाला हेड, तो इसका हेड ये होगा। अब ये क्या है, यहां पर सारा क्या है, यहां पर बना इसका क्या, पैसिफिक ओशियन। तो ये ओशनिक प्लेट है, ये हमारी कॉन्टिनेंटल है। तो कॉन्टिनेंटल जब ओशनिक प्लेट में इधर मूव कर रहा है तो पर्वत, जब कंप्रेशन फोर्स, संपीड़न बल कहां लगेगा, इस साइड लगेगा। संपीड़न बल किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा, यहां पे इधर साइड लगेगा। यहां पे संपीड़न में क्या हो जाएगा, ये पर्वत का निर्माण हो जाएगा। और यही पर्वत क्या बोलते हैं, इसी पर्वत को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, एंडीज। तो उन्होंने बताया कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में जो एंडीज वलित पर्वत पाए जाते हैं, जो एंडीज फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो उनके बनने का रीजन क्या था, उनके बनने का रीजन था कंप्रेशन, उनके बनने का रीजन था संपीड़न। संपीड़न हो रहा था, दो प्लेट्स थी, ये देखो, ये वाली कौन सी है, ये सियाल है, ये कौन सी है, सीमा। तो जो ये वाली प्लेट है, ये इसके ऊपर घर्षण कर रही, घर्षण करने से क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो यहां पर वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जो ये बेसिकली जो अफ्रीका है, ध्यान से देखना, जो अफ्रीका है, तो अफ्रीका का जो मूवमेंट था वो पूरी तरीके से ईस्ट में ना होके ऐसा थोड़ा सा ऐसा नॉर्थ वे में था, नॉर्थ में था। तो अब अफ्रीका अगर इस साइड से मूव कर रहा है, अफ्रीका अगर इस साइड से मूव कर रहा है,
ऐसा नॉर्थन साइड में मूव कर रहा है, तो ध्यान देना, तो यहां का जो साइड होगा, यहां पे जो साइड होगा वो क्या होगा, वो घर्षण करेगा। अब यहां पे जो ओशियन है, अब अफ्रीका और इंडिया के बीच में कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन, तो यहां पर है हिंद महासागर और यहां पर है ये अफ्रीका। तो अफ्रीका और इन लोगों के बीच में जब क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, तो यहां पर एक पर्वत बन रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटलस, एटलस माउंटेन। तो एटलस माउंटेन नॉर्दर्न साइड में क्यों है, क्योंकि अफ्रीका जो था वो नॉर्दर्न साइड में मूव करा, जो कॉन्टिनेंट जिस साइड में मूव कर रहा है वहीं पे वलित पर्वत बन रहे हैं, ऐसा कहना है वैगनर का। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब देखिए अफ्रीका से अलग होगा ऑस्ट्रेलिया, वो अफ्रीका के इस पोर्शन से अलग हुआ, तो फॉर यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये ऑस्ट्रेलिया अलग होगा। ऑस्ट्रेलिया का डायरेक्शन कैसा था, टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड गया, तो ऑस्ट्रेलिया जब इस साइड मूव कर रहा है तो यहां पर वलित पर्वत बनेंगे, जिसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पे आपको मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट साइड पे मिलेगा। तो वहीं पर क्यों मिल रहा है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है कि भाई जो चीज चल रही है तो हेड जो है वो झुका हुआ है, हेड झुका हुआ है तो वहां पर घर्षण हो रहा है, घर्षण से क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन से बीच वाला पृष्ठ उठ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये मिलेगा आपको क्या, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पे कौन सा मिलेगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहां पे मिलेगी आपको एंडीज, अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड में मिलेगा आपको एटलस। सेम एज इट इज आप उसमें चले जाइए, आप चले जाइए किसमें, अंगारा लैंड में। तो अंगारा लैंड का कॉन्सेप्ट क्या था, अंगारा लैंड जो था वो दो पार्ट में टूटा। एक हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, और एक हमारा क्या बन जाएगा, यूरोप। तो नॉर्थ अमेरिका इधर की तरफ मूव करेगा, यूरोप इधर की तरफ मूव करा। तो नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे ध्यान से, तो जब नॉर्थ अमेरिका वेस्टर्न साइड पे मूव करेगा तो यहां पर एक वलित पर्वत बनेगा, क्योंकि यहां सब क्या है, ये पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन में अब ये इसका हेड है, तो जो इसका हेड झुका होगा तो झुकने पे कंप्रेस होगा, कंप्रेस दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो यहां पर माउंटेन रेंजेस होंगे, इनका क्या नाम है, रॉकी माउंटेन रेंजेस। तो रॉकी माउंटेन रेंजेस मिलेंगे। तो ये जो माउंटेन रेंजेस थे, तो ध्यान से देखिए इनकी पोजीशनिंग, एक माउंटेन रेंज है वो भी इसके कोस्ट पर है, वेस्टर्न कोस्ट पे। साउथ अमेरिका का एंडीज फोल्ड माउंटेन इसके वेस्टर्न कोस्ट में, अफ्रीका का एटलस माउंटेन ये इसके नॉर्दर्न कोस्ट पे, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फोल्ड माउंटेन ये इसके नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल लाइन पे। सारे माउंटेन्स जो हैं, वैगनर ने बताया कि सारे फोल्ड माउंटेन्स, दुनिया का ऐसा कोई भी फोल्ड माउंटेन नहीं होगा जो किनारे पर नहीं होगा, या तो वो ईस्टर्न चारों तरफ के किसी भी किनारे पर मिलेगा, बीच सेंटर में कोई भी वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन्स नहीं मिलेंगे। ये बताया किसने, एल्फ्रेड वैगनर ने। और इन्होंने क्या बताया, पर्वत कैसे बने, जो इन्होंने परिकल्पना बताई वो मैंने आपको बता दी। तो अभी तक हम लोग बेसिकली दो चीजें पढ़ चुके हैं, एक तो इनकी जो पेंजिया पैंथालासा वाली थ्योरी है वो क्या है, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स थे वो तीन टाइप के थे, यहां पे लिखे दे रहा हूं, जो वैगनर ने सजेस्ट करे थे ड्राइविंग फोर्स वो तीन टाइप के थे। पहला कौन सा था, बॉइंट फोर्स यानी कि उत्प्लावन, दूसरा फोर्स कौन सा था, टाइडल फोर्स, और तीसरा कौन सा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्र बल। तो इतने सारे फोर्स काम कर रहे थे पेंजिया पर, तो पेंजिया ब्रेक होता चला गया, फिर अंगारा लैंड पर भी यही सारे फोर्स, गोंडवाना लैंड पर भी वो सब भी ब्रेक होते चले गए। इसी रोटेशन ने, अर्थ के रोटेशन ने हर एक लैंडमास को एक डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन में वो मूव करा, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, उसी के कोस्टल लाइन पर आपको फोल्ड माउंटेन्स मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन यानी कि संपीड़न बल। इससे क्या बन रहा है, इससे पर्वत की उत्पत्ति हो रही है। पर्वत कौन से, फोल्ड माउंटेन्स की उत्पत्ति। दूसरा पॉइंट, अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, जाहिर सी बात है, जब एक कॉन्टिनेंट जो है वो ओशियन के ऊपर मूव कर रहा है तो घर्षण हो रहा है, घर्षण हो रहा है तो उससे एनर्जी जनरेट हो रही है, वही एनर्जी क्या हो जा रही है, अर्थक्वेक में कन्वर्ट हो जा रही है। एक और इनका हाइपोथेसिस थी, इनकी परिकल्पना थी वॉल्केनो की, ठीक है, ज्वालामुखी। तो इनसे पूछा गया, मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये सारी चीजों का रीजन देंगे ये, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनके रीजन, जो इन्होंने परिकल्पना सोची थी वो हम लोगों ने पढ़ ली, अब इसके एक एक करके रीजन हम लोग देख रहे थे। तो ज्वालामुखी का इन्होंने रीजन दिया कि जब कोई भी जो कॉन्टिनेंट है वो ओशियन पे मूव कर रहा है तो उससे क्या कर रहा है, उसको घिस रहा है, घर्षण कर रहा है,
उसमें, और घर्षण से जो एनर्जी हो रही है उससे निकल रहा अर्थक्वेक, समझ में आ गया। घर्षण से जो एनर्जी निकल रही है वो उस तल पे, वो उस सरफेस का टेम्परेचर भी तो इंक्रीज कर रही है भाई। एनर्जी का मतलब क्या मतलब होता है, एनर्जी कहीं पर भी रिलीज होगी, एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में ऐसा रिलीज हो रही है तो वहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है तो जो जिस पे तैर रहा है, जिस परत पे घर्षण हो रहा है, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि उस तल पे क्या हो जाएगा, उस तल पे क्रैक पड़ जाएगा, दरार हो जाएगी। दरार होगी, धीरे धीरे ये दरार बढ़ेगी। सबसे पहले क्या होता था, हम लोगों ने अपने क्लास में जाना था जब हम लोग इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था भूकंप जो होते हैं वो कैसे आते हैं। तो उनका 3 स्टेप होता था। पहले क्या होता है, पहले होता है आपका क्या, फ्रैक्चर, जिसको चटकन बोलते थे। तो वो क्या हुआ, चटकन। अब ये चटकन आती कैसे, तनाव मूलक बल से चटकन आई, फिर उसमें क्या हुआ, दरार पड़ी, फिर उसमें क्या हुआ, भ्रंशन यानी फॉल्टिंग हो गई। तो अगर एक प्लेट दूसरे को लगातार घिसती जा रही है और उससे एनर्जी निकल रही, तो वो एनर्जी वहां का टेम्परेचर डाउन करेगी, सॉरी टेम्परेचर हाई करेगी। इस हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, वहां पर उस चट्टान में, उस प्लेट पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। यही फ्रैक्चर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता दरार में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रैक में, और वही फॉल्टिंग में। उससे क्या होगा, पृथ्वी के अंदर एस्थेनोस्फीयर में जो मैग्मा, गर्म गलित पदार्थ है, उसको ऊपर आने की जगह सरफेस पे मिल जाएगी। अब जब वो सरफेस पे आने की जगह उसको मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, वो ज्वालामुखी बन के लावा का उद्गार कर देगा, इरप्शन कर देगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे ज्वालामुखी बने। तो ये बताना था अल्फ्रेड वैगनर का। तो हम लोगों ने आज इनके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में इनका सिद्धांत पढ़ लिया, प्लस इनकी हाइपोथेसिस, इनकी परिकल्पना क्या थी, और इनकी हर एक परिकल्पना के पीछे क्या क्या इन्होंने रीजन दिए, क्या क्या तर्क दिए, एक्सप्लेनेशन क्या दिए, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब बात करेंगे कि इन्होंने, इनसे जब पूछा गया कि इसके क्या एविडेंसेस है आपके पास, आप प्रमाण बताइए इसके क्या हैं, तो अब हम लोग देख लेंगे कि इसके क्या क्या प्रमाण होते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, बात कर लेते हैं कि जो अल्फ्रेड वैगनर थे, उन्होंने जो अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, तो उसके बारे में जो इतनी थ्योरी समझाई उन्होंने, तो उसमें उन्होंने क्या प्रूफ दिया, क्या एविडेंसेस दिए कि ऐसा उन्हें कैसे लगा, जो ये कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने प्रूफ दिया कि भाई चलो, वो एक उन्होंने फिजिक्स की और एस्ट्रोनॉमी की हेल्प से सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। बट उन्होंने ये कुछ प्रूफ दिए, वो कुछ प्रूफ हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, सारे एनसीईआरटी में गिवन प्रूफ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने सबसे पहला प्रूफ क्या दिया। सबसे पहला प्रूफ उन्होंने दिया द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, मतलब कि इसका मतलब है कि इसको हिंदी में बोलते हैं महाद्वीपों में साम्य। साम्य का मतलब होता है इक्विलिब्रियम या इक्वालिटी। महाद्वीपों में साम्य, समानता का क्या मतलब है। द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट का मतलब यह था कि भाई हमने देखा कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका ये किससे अलग हुए थे, गोंडवाना लैंड से। यहां पर वैगनर का कहना यह था कि आप क्या करो, सारे कॉन्टिनेंट्स को ना अगर आप फिट कर दो एक दूसरे में, जिसको वर्ड यूज करते हैं जिगसॉ फिटिंग, जिगसॉ फिट। तो जिगसॉ फिट कर दो तो ये जो आपका ये साउथ अमेरिका है और इसको अफ्रीका में आप जोड़ोगे तो ये एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। और अफ्रीका में ऐसे ही इंडिया को, मेडागास्कर को, ऑस्ट्रेलिया को, और ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका में आप यूरोप को फिट करेंगे। तो जिगसॉ फिटिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे में ऐसा फिट खांचे में बैठ जाएंगे। तो ये बोला कि द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, आप विश्व का मानचित्र उठाइए और आप देखिए कि जो अगर आप देखेंगे तो इसमें उन्होंने ये बोला कि जो ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका का जो ये वाला कोस्ट है, उसको आप इक्वल्स टू कर दीजिए किससे, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ऐसा लिखा जा सकता है और ऐसा मिलाया जा सकता है कि इसका साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट और अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट, इसको आपस में आप मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कभी भूतकाल में ये क्या एक साथ रहे होंगे। और जो अल्फ्रेड वैगनर ने 3 फोर्स बताए, तो उन्होंने कहा जो मैंने आपको 3 फोर्स बताए हैं, उन फोर्स से इनमें ब्रेकअप हो गया और ये अलग अलग प्रवाह होते चले गए और ये आज भी प्रवाहित हैं। तो ऐसा बोलना था। तो इसका मतलब है द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट का, कि इसमें जिगसॉ फिटिंग, अगर आप हर कॉन्टिनेंट को एक दूसरे में ऐड ऑन करोगे तो आप ऐड ऑन कर लोगे। एनसीईआरटी में एक व्यक्ति का नाम है यहां पर, उस व्यक्ति का नाम है बुलॉर्ड। इस बुलॉर्ड व्यक्ति ने क्या करा था, इस बुलॉर्ड व्यक्ति ने यह करा कि भाई जो ये साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है, इसके कोस्टल पे गया वो, साउथ अमेरिका ठीक है, और अफ्रीका, इसके कोस्टल पे गया। इसके कोस्टल, अब देखो कोस्टल जो ये कोस्ट होता है, जो तट होता है, वो सागर में कई अंदर तक होता होगा। तो इन्होंने 1000
फैदम यूनिट होती है समुद्र की गहराई नापने की, फैदम। तो 1000 फैदम अंदर जाके इन्होंने क्या करा, उस तट को, यानी किस तट को, साउथ अमेरिका के तट को और अफ्रीका के 1000 फैदम अंदर के तट को उन्होंने आपस में एग्जैक्ट मिला दिया। तो मिला दिया मतलब इन्होंने इस चीज का प्रूफ ढूंढ लिया बुलॉर्ड ने। तो इसका मतलब था कि जो ये इन्होंने एविडेंस दिया वैगनर ने कि मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों में साम्य, ये कहीं हद तक सही था, इसको मैच कराया जा सकता था। अब जैसे यहां पर आप देखेंगे अफ्रीका में, जो यहां पर जिसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें सोमालिया, इथोपिया और एक कंट्री और है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, और अपने इंडिया का गुजरात वाला पोर्शन देखेंगे, कच्छ एरिया वाला, तो उसको आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे में मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये ऐसा है। अब जैसे ये यूएसए है, इसको आप यूरोप में मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये भी एक दूसरे से जिग्जॉ फिटिंग हो जाएगी। तो ये जिग्जॉ फिटिंग, ये जो कॉन्टिनेंट की फिटिंग है, कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ जाते हैं, इसी को बोलते हैं द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। तो पहला एविडेंस ये था। दूसरे एविडेंस में बोला गया द रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन, कि मतलब जो चट्टाने हैं, जो ये रॉक्स हैं, ये आप किसी भी कॉन्टिनेंट पे आप चले जाओ और आप वहां की चट्टानों को देखो, उनके कोस्टल की चट्टानों को आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे जो पर्वत बने होंगे उनकी चट्टानों को आप देखोगे तो पता लग जाएगा कि सारे कॉन्टिनेंट में जो चट्टाने हैं उनकी एज एक ही है, उनकी एज एक ही है और उनका कॉम्पोजिशन भी एक है। तो इससे पता क्या चलेगा, इससे पता चलेगा एक तो एक इनकी एज और एक इनका कॉम्पोजिशन, का मतलब है उनका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये दोनों क्या आएंगी, ये दोनों इक्वल आएंगी। अब एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, दोनों के बीच में अटलांटिक ओशियन, अप्रोक्सीमेट जो डिस्टेंस है वो है 4800 किलोमीटर की। इतनी दूर किलोमीटर में ये बता रहे हैं, यहां पर जो पर्वत है एंडीज पर्वत और यहां पर जो एटलस पर्वत है, इन दोनों की रॉक्स को आप चेक करो जाके, उनकी एज निकालो। तो यहां पर वैसा ही हुआ। यहां पर क्या करा गया कि एक टेक्निक थी रेडियोमेट्रिक डेटिंग, जैसे कार्बन डेटिंग सुना होगा आपने, कार्बन 14 यूज करते हैं। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग से 200 करोड़ वर्ष पहले, 200 करोड़ वर्ष पहले साउथ अमेरिका का एक कंट्री ले लीजिए ब्राजील। तो ब्राजील में जो रॉक थी उनका अध्ययन करा गया, जो 200 करोड़ उन पहले की उनकी आयु निकली। और सेम एज इट इज अफ्रीका की रॉक का अध्ययन करा गया, अफ्रीका की रॉक का अध्ययन करा गया और पाया गया कि वाकई दोनों की जो एज थी वो एक ही निकली। इसकी भी 200 करोड़ वर्ष पुरानी और इसकी भी 200 करोड़ वर्ष पुरानी। और ये किससे प्रूव करा गया, रेडियोमेट्रिक डेटिंग से। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक भी था कि भाई जो रॉक्स हैं, और कहां की रॉक्स, एक महासागर से दूसरे महासागर क्रॉस करने के बाद जो रॉक मिलेगी कॉन्टिनेंट में, तो वो दोनों क्या है, इससे ये प्रदर्शित होता है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्टिनेंट आपस में किसी जमाने में एक थे, तो टूट गए, तो रॉक का आधा हिस्सा इधर रह गया, आधा हिस्सा कॉन्टिनेंट के साथ बहता हुआ चला गया। तो दोनों की उम्र एक ही, इवोल्यूशन जब उसका हुआ होगा तो वो एक ही था। तो ये प्रूफ दिया गया। थर्ड प्रूफ दिया टिलाइट। टिलाइट का मतलब क्या होता है, टिलाइट जो है ये एक टाइप की अवसादी चट्टाने हैं। अवसादी का मतलब होता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जो लेयर के ऊपर लेयर ऐसा बढ़ती जाती हैं, तो उसको सेडिमेंट्री बोलते हैं। ऐसा सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी ये जान लीजिए कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो क्या होती है, ये टिलाइट। टिलाइट बेसिकली बोला क्या गया, एक ग्लेशियल जो डिपॉजिट था। ग्लेशियल का मतलब है, डिपॉजिट का मतलब होता है निक्षेप, ग्लेशियर का मतलब है ग्लेशियर, ग्लेशियर। तो टिलाइट क्या है, टिलाइट ये देखा गया कि अब भाई ये देखो, ध्यान से समझो इस चीज को, कि पूरे विश्व का मानचित्र देखो, मानचित्र में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और बीच में इक्वेटर है। इक्वेटर से जब तुम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ मूव करोगे तो टेम्परेचर डाउन होता रहेगा। तो तुम्हें ग्लेशियर्स जो है वो मैक्सिमम कहां मिलेंगे, जो ग्लेशियर हैं, जो हिम उसको बोलते हैं क्या, ग्लेशियर, ठीक है। तो वो कहां मिलेंगे हमको, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे मिलेंगे, आर्कटिक या अंटार्कटिका पे मिलेंगे, या जैसे जैसे तुम हाइट बढ़ती जाएगी तो वहां पर हमको ग्लेशियर मिलेगा। देखा क्या जा रहा है कि जो ये ग्लेशियर होते हैं, ये ग्लेशियर भी एक टाइप का लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं। कैसे, देखो, जैसे बहता हुआ जल होता है, तो बहता हुआ जल अगर कहीं किसी स्थल से निकल रहा है तो उसको इरोड कर रहा है, उसको लगातार उसका क्या कर रहा है, अपक्षयण कर रहा है, उसको घिसता जा रहा है, घिसता जा रहा है, घिसता जा रहा है। तो एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाएगा, एक नई स्थलाकृति आपको देखने को मिलेगी। अब एक पर्वत है, उस पर बहती हुई वायु है, कोई वायु है जो विंड है, उसके ऊपर से लगातार बह रही है, लगातार फ्लो हो रही है, विंड है।
विंड का मूवमेंट हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ पर्वत को हल्का हल्का फ्रिक्शन से काटती रहती है। तो कई हजार लाख साल बाद एक पर्वत पे एक नया स्थलाकृति आपको देखने को मिलेगी, सेम एज इट इज। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो भी मूव करते हैं, तो जब ग्लेशियर किसी धरातल पे मूव करते हैं तो उसको इरोड करते जाते हैं, उसको घिसते जाते हैं। तो ग्लेशियर के इरोजन से उस धरातल पे एक नए टाइप का लैंडफॉर्म मिलता है, और ये लैंडफॉर्म अब दिमाग से सोच के बताओ कहां मिलेगा, जहां पर ग्लेशियर मिलेंगे। और हमको पता है ग्लेशियर कहां मिलेंगे, पोल साइड पे। बट ऐसा देखा गया कि इंडिया में, ऊपर वाले एविडेंसेस को मैं मिटा दे रहा हूं, यहां पे ऐसा मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इंडिया में, इंडिया का जो एरिया था, तो वहां पर गोंडवाना, जब भी गोंडवाना इंडिया में बात करते हैं गोंडवाना रॉक्स की, तो गोंडवाना रॉक्स कहां पे है? 3 ये जो रिवर्स है हमारी, कौन कौन सी? सबसे ऊपर कौन सी रिवर है? दामोदर। फिर कौन सी है? महानदी। और लास्ट में कौन सी है? गोदावरी। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इन 3 रिवर्स का जो ये एरिया होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भारत में? ये हमारा क्या है? गोंडवाना का क्षेत्र है। तो देखा गया कि भारत में इस गोंडवाना क्षेत्र में ऐसे निक्षेप मिल रहे हैं, ऐसे लैंडफॉर्म मिल रहे हैं जो ग्लेशियर से बने होंगे। अब यहां तो कोई ग्लेशियर है नहीं भैया, ये तो रीजन है डेक्कन ट्रैप वाला रीजन, भयानक गर्मी पड़ती है। और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है यहां से, कर्क रेखा। इस टाइम तो सूरज कर्क रेखा के ऊपर है, ITCZ चला जाता है यहां पर। तो अब ये तो सबसे गर्म स्थान है, यहां तो ग्लेशियर तो इम्पॉसिबल है होना। तो यहां पर इसकी रॉक्स में, यानी गोंडवाना क्षेत्र की जो रॉक्स थी उनका अध्ययन करा गया, तो वो पाया गया ये सेम रॉक है जो ग्लेशियर जहां पर रहते हैं, ग्लेशियर मूव करते हैं, वहां की जो चट्टाने हैं, वहां पे चट्टानों में ऐसे ही प्रॉपर्टीज मिलती हैं जैसी गोंडवाना क्षेत्र में मिली। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, सेम एज इट इज। अगर बात करी जाए अपने भारत की, तो भारत की बात कर लें। अगर ये अफ्रीका की बात करी जाए, तो अफ्रीका में जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, केनिया वाला पोर्शन, इसमें मिली ग्लेशियर वाली रॉक। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इधर बात करी जाए तो यहां पर मिली कौन से? यहां पर मिला क्या? टिलाइट, यानी कि ग्लेशियल निक्षेप यहां पे मिल रहे हैं। तो अगर इन तीनों को कंबाइंड कर दें, इन तीनों को कंबाइंड करें तो एक वही बन जाएगा जाके एक पेंजिया फाइनली। तो इसका मतलब यह है कि जब पेंजिया रहा होगा तो उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो था, वहां पर ग्लेशियर रहे होंगे, और ग्लेशियर ने इरोड करते करते वहां पे कुछ स्थलाकृति का निर्माण करा होगा, कुछ निक्षेप करे होंगे, डिपॉजिट्स करे होंगे वहां पर। और वही जब पेंजिया टूटा तो वो डिपॉजिट जो थे वो स्कैटर्ड फॉर्म में हर कॉन्टिनेंट के पास थोड़े थोड़ी मात्रा में चले गए। तो ये डिपॉजिट जो है ये इस बात का प्रूफ देते हैं कि भाई हर कॉन्टिनेंट किसी जमाने में एक ही था, वरना भाई इंडिया में ग्लेशियर होना इम्पॉसिबल है, केनिया में ग्लेशियर होना, साउथ अफ्रीका में ग्लेशियर होना इम्पॉसिबल है। ग्लेशियर कहां मिलेगा हमको? नॉर्वे और वे साइड में, या आर्कटिक में, या अंटार्कटिका में। तो ये इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं पूरा जो स्थल मंडल है वो एक पॉइंट रहा होगा जिसको पेंजिया बोला जाता है। तो ये किसने बताया? ये एक्सप्लेन करा मेरे टिलाइट ने, ठीक है। 5वां देखिए, प्लेजर डिपॉजिट। प्लेजर का मतलब होता है, प्लेजर को प्लेजर ही बोलते हैं, डिपॉजिट मतलब निक्षेप। मैंने बताई दिया आपको, निक्षेप का मतलब होता है कई जगह छोटे छोटे से कणों का इकट्ठा हो जाना, इसी को डिपॉजिट बोल देते हैं। डिपॉजिट करना, जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं आप, तो कलेक्ट करते हैं, तो वहीं पर जहां सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं उसी को निक्षेप बोल देते हैं। प्लेजर वहां पर यूज करा जाता है, प्लेसर बोल देते हैं इसको, हिंदी में प्लेसर ऐसे लिख देते हैं। प्लेसर यूज करा जाता है जहां पर बहुत ज्यादा, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स जहां से निकाले जाते हैं, जहां से वैल्यूएबल मिनरल्स निकाले जाते हैं, ऐसे डिपॉजिट्स को प्लेजर बोल देते हैं, प्लेसर बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेजर में बेसिकली ये बोला गया कि भाई देखो, घाना एग्जांपल है एनसीईआरटी में। घाना कहां पड़ेगा? अफ्रीका में। घाना कहां पड़ेगा? अफ्रीका में। और यहां पे क्या? नॉर्थ अमेरिका। ये है हमारा अफ्रीका। तो घाना यहां पर कहीं। तो घाना में जो सोने की खान है, जो गोल्ड माइन देखी गई, और सेम गोल्ड माइन देखी गई कहां पर? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका, चिली और पेरू के पास। तो इन दोनों की जो गोल्ड माइंस थी उनकी रॉक एकदम सेम है। तो यहां पर जो खाने हैं वो सेम मिली। तो ये जो प्लेजर डिपॉजिट्स हैं, तो इसका मतलब कि ये सब पहले पूरा एक ही रीजन रहा होगा। बात करी जाए इंडिया की, तो इंडिया में जो कर्नाटका है, कर्नाटका में कोलार की खाने हैं। कर्नाटका में कहां? कोलार गोल्ड फील्ड्स, कोलार की खाने। ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए, ऑस्ट्रेलिया में कालगुडी का नाम सुना होगा, कालगुडी, तो कालगुडी माइंस। बात करी जाए अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, तो घाना हो गया। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में जैसे किम्बरले, जो हीरे की माइन, डायमंड की माइन है,
ये हीरे की खान है, और दूसरा यहाँ पर जो सोने की खान है उसका क्या नाम है, ड्रैकन्सबर्ग। तो वो सारे खान्स, ये जो खाने हैं, जो माइंस हैं, ये सब जो हैं, ये माइंस एक ही एज की हैं। इन सब में क्या मिल रहा है, इन सब में मिल रहा है गोल्ड। और इन सब को आपस में अगर रिलेशन देखा जा रहा है तो वही पता चल रहा है कि भाई कर्नाटका यानी इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया कुलागार्डी, और इसका हो गया ड्रैकन्सबर्ग, और ये जो किम्बरले है, ये सारी चीजें प्लस घाना, ये सब एक रहा होगा। और जब पेंजिया टूटा तो सब अलग अलग चली गई। सारी जो माइनिंग थी, जो माइंस थी, जो निक्षेप थे प्लेसर के, वो डिपॉजिट जो थे वो सब अलग अलग बिखर गए। तो इन सबको अगर कंबाइन कर देंगे तो एक प्लेजर डिपॉजिट एक जगह हमको मिलेगा। तो ये एविडेंस था प्लेजर डिपॉजिट का। अब जैसे अगर इसको थोड़ा सा आप वैसे समझना चाहते हैं कि मैप के थ्रू, तो देखिए जरा ध्यान से। जैसे अगर ग्लेशियल की बात करें तो ऐसा अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका, और इसी में कहीं ना कहीं कट के ऐसा ये जो हमारा साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका ऐसा। तो ऐसा इंडिया को भी इसी में अगर ऐड ऑन कर दें, ठीक है, और इसको ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड ऑन कर दें, ऑस्ट्रेलिया। तो अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं टिलाइट की, तो अगर ये पूरा, अब इतना बड़ा लीजिए, सोचिए पेंजिया है भाई, ये तो मेरा क्या है, ये तो गोंडवाना लैंड है ना, तो गोंडवाना लैंड सब कुछ अटैच है, ये हमारा इंडिया अटैच है इसमें, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो अब गोंडवाना लैंड है, तो गोंडवाना लैंड में कहीं ऐसे, अगर इसको समझिए आप, इसको ब्लैक से कर देता हूँ, तो यहाँ पर कहीं क्या मिलते होंगे, इतना पोर्शन कहीं पर होगा, कहीं ऐसा होगा जो ग्लेशियर होगा, जो जहां पर ग्लेशियर होंगे तो वो ग्लेशियर क्या होते होंगे, इसकी लैंड को इरोड करते 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 यहां पर ऐसी लैंडफॉर्म्स डेवलप कर दिया होगा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं क्या, टिलाइट, या बोल देते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट, ग्लेशियल डिपॉजिट बोल देते हैं। अब ये सब अलग हुआ तो अब साउथ अमेरिका इतना पार्ट लेके अलग हो जाएगा, इंडिया अपना पार्ट लेके अलग हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया अपना पार्ट लेके अलग हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं प्लेजर डिपॉजिट्स की, तो मान लिया कि साउथ अफ्रीका में यहां पर कहीं, अब ये पूरा गोंडवाना लैंड है, तो ये ऐसे मान लिया ये पूरा ऑस्ट्रेलिया में, और इधर ये ऐसा, अगर इसको दूसरे कलर से दिखा दूं तो मैं बाउंड्री क्लियर कर दे रहा हूं, आप देख लीजिए ध्यान से। ये जो रेड वाली बाउंड्री है, इसी को क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ये गोल्ड के क्या है, डिपॉजिट है। तो ये गोल्ड के डिपॉजिट, पहले पूरे गोंडवाना लैंड में इतने गोल्ड के डिपॉजिट थे, ये वाला गोल्ड का डिपॉजिट था। अब जैसे ही गोंडवाना लैंड बीच से टूटा तो ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, इंडिया अपनी तरफ मूव करके, ऑस्ट्रेलिया अपनी डायरेक्शन में मूव करके, सारे अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव करके इस गोल्ड डिपॉजिट को लेते हुए चले गए। तो ये कहने का मतलब था, इस तरीके से एविडेंस हमको मिल रहा है। अब देखिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स का मतलब क्या है, जीवाश्म, जीवाश्म का जो वितरण है, फॉसिल्स को क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। अब देखिए इसमें ये देखा गया, अब देखिए पूरा पेंजिया एक था, अब यहां पर कुछ जीवाश्म के एग्जाम्पल्स हैं, उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे लैमूर, ये क्या है, ये एक बंदर की एक स्पीसीज है, ठीक है। ये जो लैमूर है ये मिलती कहां कहां पर है, ध्यान दीजिएगा। लैमूर जो है ये मिल रही है, एक तो मिलती थी इंडिया में, प्लस ये मैडा लिखा हुआ मेडागास्कर, प्लस अफ्रीका। अब तो ये विलुप्त हो गए। तो लैमूर, इतने पूरे एरिया को अगर आप कंबाइंड कर दो, इंडिया, अफ्रीका और दूसरा क्या है मेडागास्कर, इतने पूरे एरिया को कंबाइंड करके बेसिकली जहां पर लैमूर बनता था उस एरिया को नाम दिया गया है लैमूरिया। एनसीईआरटी में ऐसा एग्जांपल है लैमूर का। तो ये जो स्पीसीज थी ये लैमूरिया नामक एक लैंड में पाई जाती थी। अब जब लैमूरिया यानी कि जो गोंडवाना लैंड में लैमूरिया का एरिया था वहां लैमूर नाम के बंदर पाए जाते थे। अब गोंडवाना लैंड जब ब्रेक हुआ तो लैमूरिया भी ब्रेक हुआ। अब लैमूरिया ब्रेक हुआ तो लैमूरिया का कुछ पोर्शन इंडिया में आ गया, कुछ मेडागास्कर में, कुछ अफ्रीका में। तो अब ये जो लैमूरिया स्पीसीज थी ये 3 देशों में विभाजित हो गई। अब देखो ऐसा नहीं है कि एक जानवर है, वो अब एक जानवर अफ्रीका में है और अफ्रीका से उसको इंडिया आना है इतने 1000 किलोमीटर, तो वो तैर के आ जाएगा, ऐसे तो ट्रांसफर होगा नहीं स्पीसीज का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स ऐसे तो होगा नहीं कि कोई जानवर जो है वो तैर के या उड़ के इंडिया तक आया होगा, फिर इंडिया में आके उसने अपना पूरा जीवन बिताया, वो वहीं मर गया, फिर उसके बाद उसकी हड्डियां मिली, उसका हमने अध्ययन किया और फिर हमें पता चला कि यही स्पीसीज जो थी वो अफ्रीका में भी थी, दोनों का कनेक्शन हमने निकाला। नहीं, ऐसा ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हुआ यही होगा कि लैंड टूट के दूर गए होंगे, तो वो बंदर की जो एक प्रजाति थी उसके कुछ बंदर इंडिया की तरफ मूव कर गए होंगे, मतलब इंडिया के कॉन्टिनेंट पे होंगे। तो इंडिया का जब इंडिया का लैंड स्थलखंड मूव करा तो उसी के साथ मूव कर गए। तो ये बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जो जीवाश्म है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब ट्रैवल करके जाना, ये इम्पॉसिबल था, मतलब एनिमल्स के लिए, ये सारी चीजों के लिए।
जैसे मैसोसॉरस, मैसोसॉरस जो थे ये क्या थे, ये एक तरह के ये रेंगने वाले रेप्टाइल्स थे। अब ये जो मैसोसॉरस हैं ये बेसिकली क्या है, या बात करी जाए इनके मिलने की बात करी जाए तो ये अफ्रीका में भी मिल रहे हैं, और ये बात करी जाए ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रहा है मैसोसॉरस जो हैं। तो अब इनसे भी पता चला कि अच्छा रेंगने वाले जीव अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचे होंगे, तो भाई इसका मतलब है कि जो लैंड है वो डिवाइड होकर फ्लोट करा होगा। सेम एज इट इज जो लेमिंग है, लेमिंग क्या है, ये रॉडेंट होते हैं, रॉडेंट जैसे चूहे की प्रजाति के होते हैं जो लेमिंग है। तो अब लेमिंग ने क्या करा, लेमिंग ये बेसिकली पाए जाते थे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, यानी नॉर्वे स्वीडन में। मगर नॉर्वे स्वीडन के अलावा इनके फॉसिल्स जो हैं वो मिले कहां पर, नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, कनाडा वगैरह, वो पूरे कॉन्टिनेंट में लेमिंग मिले। तो अब भाई कहां नॉर्वे स्वीडन और कहां नॉर्थ अमेरिका, तो अब कैसे, ये क्या चल के आया होगा चूहा ऐसा पूरा अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन क्रॉस करके आया होगा, नहीं, ये क्या हुआ होगा, ये एक ही जगह रहते होंगे और वो टूटा तो आधे चूहे इधर, आधे मतलब लेमिंग इधर और आधे इधर। तो लेमिंग जो है ये पाए जाते हैं नॉर्वे स्वीडन में, मगर इनके फॉसिल्स मिले कहां पर, यूएसए में भी। अब ये ग्लॉसपेट्रिस जो है ये एक टाइप की वेजिटेशन है, ये वनस्पति है, ये जो ग्लॉसपेट्रिस है ये एक टाइप की वनस्पति है। अब ये मिलती है इंडिया में भी, अफ्रीका में भी और ब्राजील में भी। तो अब अफ्रीका में मिल रही है तो इसका मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका में, ब्राजील कंट्री में मिल रही, प्लस इंडिया में मिल रही है। तो ये पूरी ऐसा एक बेल्ट पाई जाती होगी, उस बेल्ट में ये वनस्पति होती होगी। जैसे अब आज की वनस्पति की बात करें, जैसे उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं या डिसिडियस फॉरेस्ट हैं, तो ये सब क्या है, एक बेल्ट है, इनकी एक निश्चित शर्तें होती हैं कि वहां पर इसी टाइप का वेजिटेशन हो सकती है। टुंड्रा की एक निश्चित कंडीशन है, वहां पर टुंड्रा ही होगा, वहां पर सदाबहार वन नहीं हो सकते, उष्णकटिबंधीय वन नहीं हो सकते। तो सेम एज इट इज जो ग्लॉसपेट्रिस है वो भी एक पर्टिकुलर बेल्ट में ही होंगे, तो उस बेल्ट में ये पाए जाते होंगे। बट जब इसका ब्रेक हुआ तो आधे वनस्पति इधर चली गई होगी, आधी साउथ अमेरिका में ब्राजील में, आधी जो है साउथ अफ्रीका में, आधी इंडिया में, इस तरीके से डिवाइड हो गई होगी। तो ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वनस्पति का, फॉसिल्स का, फॉसिल्स किसके, वनस्पति के भी और जानवरों के भी, ये हमें ये चीज दिखाते हैं। वैगनर इनसे ये बताना चाह रहे थे कि देखो भाई इससे क्या होता है, इससे ही पता चलता है कि जो पहले हमारे आज के कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमेशा ऐसे नहीं थे, पहले वो एक दूसरे में जुड़े हुए थे, बाद में वो टूट गए और टूट के एक दूसरे से दूर हो गए, और सब में कुछ ना कुछ एक अवशेष आपको मिलेंगे। जैसे ही इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे ये जो कॉन्टिनेंट्स थे ये जब एक दूसरे से टूटे तो सबके जो ये भ्रंश तल है, भ्रंश तल का मतलब होता है जो सबकी रिफ्ट वैली है, ये रिफ्ट वैली भी सबकी इक्वल है। तो अगर इन रिफ्ट वैली को बेसिकली ये जिग्सॉ फिट वाली चीज है कि जो सबकी कोस्टल लाइन पर जो रिफ्ट वैली है, जो भ्रंश तल है, वो भी एक जैसा है, तो एक दूसरे में जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दूसरा, जैसे डायनासोर्स की बात करें जो जुरासिक एरा में थे, तो डायनासोर के जो अंडे थे उनके जीवाश्म मिले कहां पर, अफ्रीका में, केनिया में, और मिले इंडिया के गुजरात में भी। तो अब क्या डायनासोर ऐसा फ्लाई करके आया होगा इतने किलोमीटर, या ऐसा तैर के आया होगा, इम्पॉसिबल। तो वो क्या हुआ होगा, जब गोंडवाना लैंड, जब जुरासिक जब इरा था, मैंने आपको बताया, उसी इरा में जो गोंडवाना लैंड था उसका ब्रेक हुआ और अटलांटिक बना, अटलांटिक ओशन बना। तो जुरासिक इरा खत्म होते ही डायनासोर भी खत्म हो गए। तो उनके जो भी अंडे के फॉसिल्स थे, जो उनके जीवाश्म थे, जैसे ही ये टूटा, अफ्रीका के थ्रू इंडिया टूटा, फिर इंडिया में वो गुजरात में आ गए, और वही फॉसिल कहाँ मिलते हैं, केनिया यानी कि अफ्रीका में भी मिलते हैं। तो ये भी इस बात का प्रमाण देते हैं कि पहले ये सब पूरा जो स्थल मंडल है वो एक ही पैंजिया का भाग रहा होगा। तो ये जो था इन्होंने अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए ये उन्होंने प्रमाण दिए। हालांकि सारे प्रमाण सही नहीं थे, सबसे जो इसमें जो मतलब जिसको बोलते हैं जिसकी वैलिडिटी सबसे ज़्यादा सही है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स है, इसकी वैलिडिटी को सबसे सही माना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेंगे कि इनकी क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसकी क्या क्रिटिसिज्म, इसको क्रिटिसाइज कैसे करा गया, इसकी आलोचना कैसे करी गई।